5-6 सालों की ग्लोबल यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है और वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड पीस में जो उथल पुथल देखी जा रही है उसने एक बात तो देखिए साफ कर दी है, वो ये कि रिसोर्सेज पर जिसका कब्जा वही दुनिया का राजा। एक तरफ तो अमेरिका भारत पर रशियन ऑयल खरीदने की वजह से 50% तक का टैरिफ लगा रहा है, तो वहीं उसी ऑयल के लिए वेनेजुएला पर अटैक करने और उसके राष्ट्रपति को बंदी बना करके अपने देश लाने से भी गुरेज नहीं कर रहा। एक बात तो तय है कि आज के समय में लड़ाई सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जा रही है। फरवरी 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तब यूएस और यूरोप ने रशिया पर हेवी सैंक्शंस लगाए, जिससे रशिया इकोनॉमिकली कमजोर पड़ जाए और पीछे हट जाए। लेकिन रशिया से जब यूरोप, जो कि उसके ऑयल और नेचुरल गैस का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, उसने जब इंपोर्ट्स रोक दिए तो रशिया ने क्रूड ऑयल सप्लाई एशिया की तरफ मोड़ दी और इसमें सबसे बड़े जो इंपोर्टर बने वो है चीन और भारत। आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे डिटेल में कि आखिर भारत समेत बाकी देश ने रूस से यहाँ पे कितना कच्चा तेल लिया और इसका आने वाले समय में क्या असर देखने को हो सकता है। क्या है तेल के खेल की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। बात यह है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन ऑयल खरीदना कम किया तो रशिया ने एशिया देशों की ओर अपना रुख किया और इस नए मार्केट में सबसे जो दो बड़े प्लेयर्स सामने आए, दो बड़े खरीदार सामने आए, वो थे भारत और चीन। रूस ने इस तेल को भारत और चीन को हेवी डिस्काउंट के साथ बेचना शुरू किया और यही डिस्काउंट कहीं ना कहीं रूस के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। यहाँ पे इंडिया जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर कंट्री है, यानी कि भारत तीसरे नंबर पर आती है यहाँ पे ऑयल इंपोर्टर कंट्री, सबसे बड़ी ऑयल इंपोर्टर कंट्री में। यहाँ पे ऑयल भारत के लिए कितना ज़रूरी है ये आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि 1 रुपए की बढ़ोतरी होने पर भी देश की महंगाई पर यहाँ पे सीधा असर पड़ता है। ऐसे में जब रूस सस्ते दरों में कच्चा तेल दे रहा था तो भारत ने इसे अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल ठीक पाया। भारत के लिए ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि ये भारत के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाने का एक अच्छा खासा जरिया भी था, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस धीरे धीरे भारत का एक बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। आंकड़े ये बताते हैं कि 2022 से अब तक यहाँ पे भारत ने रूस से करीब 144 यानी 144 बिलियन यूरो का क्रूड ऑयल खरीद चुके हैं, यानी चाइना के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बायर। इसके अलावा इंडियन रिफाइनरीज के लिए भी ये कच्चा तेल रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। इंडियन रिफाइनरीज इस क्रूड को प्रोसेस करती है और इसे डोमेस्टिक मार्केट में बेचने के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा अगर चीन की बात करें तो उसने इस दौरान रूस से करीब 300 बिलियन यूरो का कच्चा तेल खरीदा और ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन ने भी यहाँ पे तेल का इंपोर्ट कम तो किया, पर फिर भी अभी भी मिला जुला करके करीब 218 यानी 218 बिलियन यूरो का तेल इंपोर्ट किया है। तो देखिए कुल मिलाकर बीते 4 सालों में रूस ने करीब 1 ट्रिलियन यूरो का यहाँ पे क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड बढ़ा है वैसे वैसे अमेरिका की परेशानी भी बढ़ती चली गई है। अमेरिका का साफ साफ ये कहना है कि रशियन ऑयल से जो पैसा आता है उसी पैसे से रूस यूक्रेन वॉर को फंड करता है। अब यूएस का ऐसा शुरू से ही कहना है कि कोई भी देश रूस से कच्चा तेल ना खरीदे ताकि रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए और रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो खत्म हो जाए। इसी पॉलिसी के तहत अमेरिका ने प्रेशर टैक्टिक्स अपनानी शुरू करी। निशाने पर सिर्फ रशिया नहीं बल्कि रशिया से ऑयल खरीदने वाली जितनी भी कंट्रीज थे वो सारे निशाने पर थी। भारत को भी हाल ही में यहाँ पे चेताया भी कि अगर उसने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स जारी रखा तो भारतीय एक्सपोर्ट्स पर 500% तक का यहाँ पे टैरिफ लगाया जा सकता है। अभी भी हम पर टैरिफ 50% तक यहाँ पे लगा ही रखा है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। यूएस लीडर्स के स्टेटमेंट्स ये साफ दिखाते हैं कि एनर्जी ट्रेड अब प्योरली कमर्शियल इशू नहीं रहा, ये अब ये कह सकते हैं हम कि जियोपॉलिटिकल लॉयल्टी का टेस्ट बन चुका है। यानी सीधे सीधे कहें तो या तो आप अमेरिका के साथ हो जाइए या फिर इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो वही बात करें अगर वेनेजुएला की, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, लेकिन सिर्फ अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से आज उसकी इकोनॉमी खस्ता हो चली है, यानी खस्ता हाल में पहुंच चुकी है। और अगर हाल ही के मामले की बात करें तो आप लोग देख ही रहे हैं जहां एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को यहाँ पे अगवा कर लिया जाता है और कई एनालिस्ट जो हैं ये मानते हैं कि वेनेजुएला में जो यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस और फॉरेन इंटरवेंशन हुआ है वो सिर्फ डेमोक्रेसी या फिर ह्यूमन राइट्स का मामला नहीं है, बल्कि ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जे की फाइट थी। सैंक्शंस के जरिए सरकार को कमजोर किया गया और रिसोर्सेज पर कंट्रोल बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर के बात यही है
अमेरिका एक तरफ तो यहाँ पे हॉस्टाइल टेक ओवर के जरिए वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व है उन पर कब्जा कर रहा है, तो वहीं भारत और चीन समेत कई देशों पर यहाँ पे दबाव भी बनाया जा रहा है कि रूस से सस्ता तेल आप बिल्कुल भी ना खरीदें। और शायद इसी वजह से आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमें अमेरिका के इस प्रेशर के आगे झुक जाना चाहिए या फिर अपनी पॉलिसी अपने एनर्जी नीड्स के हिसाब से खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। बाकी हमने जो भी आपको जानकारी दी आपको कैसी लगी, आप अपने थॉट्स अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।